ओके, नाउ टेल मी अबाउट योर डाउट्स। क्या क्या डाउट्स है आप लोगों को? स्टार्ट करें। वन बाय वन आते जाएं। रिया, सचिन, कृति, ऋषभ, सुमित, शालू, आर्यन, हर्षित, दिव्यांशी, आशी, विवेक। वापस बोलो। इक्विवेलेंट। ओके, रेडी, स्टार्ट करें। इक्विवेलेंट क्या होता है? ओके, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इफेक्टिव, मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो टोटल वैल्यू है उसे हम इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, ऋषभ, किसी भी दो पॉइंट के बीच जो इक्विवेलेंट वैल्यू आती है, यानी कि ऐसे मानकर चलो कि मेरे पास 10 बैंक में अकाउंट है, यानी कि 10 अकाउंट है मेरे, है ना? तो उन अलग अलग बैंक्स में अलग अलग पैसे जमा है। तो मेरा जो टोटल इक्विवेलेंट पैसा है वो कितना है, यानी टोटल इक्विवेलेंट अमाउंट कितना है। तो ये जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ बैंक का ही पैसा काउंट होगा। भाई मेरे पास कुछ कैश रखा होगा वो भी काउंट होगा, मैंने किसी को उधारी दे रखी होगी वो भी काउंट होगा, मैंने किसी से उधारी ले रखी होगी वो भी काउंट होगा। यानी कि टोटल मनी दैट आई एम हैविंग सबको काउंट करना पड़ेगा, सारे बैंक की डिटेल, कुछ लोन होंगे वो लोन, और इस तरीके से मैं प्लस करूंगा जो मेरे पास है और माइनस करूंगा जो मेरे पास ड्यू है, जैसे लोन अमाउंट है या फिर किसी का उधार है। तो इस तरीके से जो टोटल वैल्यू निकल कर आती है उसे हम इक्विवेलेंट कहते हैं। ओके, और कोई डाउट? आते रहिए। कोई डाउट नहीं है किसी को? यस प्लीज, आर्यन। दोबारा बोल दे। ओके ओके बेटा, ओके, समझ में गया। चलिए, तो जरा समझे। एवरीवन प्लीज एक बार मुझे अश्योर करो कि आपको सुनाई और दिखाई ठीक ठीक दे रहा है, मतलब एक सही क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा। जो डिपेंडेंसी है मींस कंडक्टेंस,
जो रेजिस्टिविटी है, जो कंडक्टिविटी है, ये दो डिफरेंट टर्म्स है और ये दोनों एक दूसरे के साथ जब रिलेशन रखते हैं तो वो रेसिप्रोकल का रिलेशन रखते हैं। ठीक है, जिस सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है उसकी कंडक्टिविटी कम होती है, जिस रेजिस्टेंस की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। सिंपल सा फैक्ट है। तो फिर तुम्हारा जो क्वेश्चन है आर्यन ये पूछ रहे हैं कि मेटल्स में, ठीक है, मेटल्स में कंडक्टिविटी लो क्यों हो जाती है विद द इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टिविटी बढ़ कैसे जाती है विद द इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा। तो जरा समझे, एक सेल है, ठीक है, इस सेल में मैंने अमोनियम क्लोराइड भर रखा है एज अ सॉल्ट, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट मैंने भर रखा है किसी सेल में, और उस ओके एवरीवन प्लीज, आई होप यू केम बैक, कोई गया नहीं है ना, सब लोग है। तो किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक, पहली इलेक्ट्रोड एनोड होती है जो कि पॉजिटिव होती है, दूसरी इलेक्ट्रोड कैथोड होती है जो कि नेगेटिव होती है। एक इलेक्ट्रॉन एनोड होती है जो कि पॉजिटिव होती है, एक इलेक्ट्रॉन कैथोड होती है जो कि नेगेटिव होती है। और जब इनमें करंट पास होता है, करंट पास करने की कंडीशन क्या है, NH4 दो कंपाउंड यानी दो आयंस में ब्रेक हो जाता है, NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो क्या होता है जब इसको टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो इन आयंस में एनर्जी आती है, हीट देने से इन आयंस में एनर्जी आती है। ओके, दिखाई देने लगा भैया, इसलिए मैं बोल रहा था, मैं 2 दिन 3 दिन पहले से चिल्ला रहा हूँ कि क्लास कनेक्ट कर लो कनेक्ट कर लो। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तब मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तब वो बोल रहे हैं कि हमारी क्लास कनेक्ट नहीं हो रही है। वापस आओ, टॉपिक को देखो, टॉपिक था इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी, है ना, अरे इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ जाती है, जबकि मेटल्स की कंडक्टिविटी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे का रीजन ये है, उसके पीछे का रीजन ये है कि मानकर चलो कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिस जिससे मैंने एक सेल बना रखी है, वो सेल अमोनियम क्लोराइड की बनी हुई है। तो उस सेल में दो चीजें होती हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, ठीक है, इनको इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब इनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होती है, एक एनोड कहलाती है, कैथोड कहलाती है, और इसमें जो सॉल्ट मिला होता है उसको हम
इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है, और प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो होता क्या है, अमोनियम क्लोराइड दो हिस्सों में, दो आयंस में ब्रेक होता है। एक होता है NH4 पॉजिटिव और एक होता है Cl नेगेटिव। अब इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि आयंस को ट्रेवल कराना, और ये आयंस इधर से उधर जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, कंडक्शन होता है, और इस तरीके से ये करंट एक अच्छा एक सर्टेन पोटेंशियल डेवलप करते हैं। अब हुआ क्या कि आपने इसको हीट कर दिया सिस्टम को, है ना? जब सिस्टम हीट अप हो जाएगा, आपने कुछ एनर्जी दे दी, कुछ हीट दे दी डेल्टा, तो उस एनर्जी की वजह से वो एनर्जी गेन करते हैं ये आयंस, और ये आयन और तेज चलने लगते हैं। जब और जल्दी जल्दी जाएंगे इधर से उधर, तो यानी कि रेट ऑफ फ्लो बढ़ गया, कम टाइम में ज्यादा जा रहे हैं, और जब कम टाइम में ज्यादा जा रहे हैं तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं कि करंट को इंक्रीज कर दिया, करंट की वैल्यू बढ़ गई, यानी कंडक्शन बढ़ गया। तो विद द इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, ठीक है, विद द इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर क्या होगा? होगा ये कि करंट का कंडक्शन रेट बढ़ जाएगा, हेंस कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आर्यन का इतना समझ में आ गया? अब आ जाओ मेटल्स पे, है ना? मेटल्स की मैंने लास्ट नोटेशन निकाल रखी है, इसको जरा देखो, क्या ये विजिबल है? रो इज इक्वल्स टू एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इज इट? ओके, फिर मैंने यहीं पर तुम्हें ये क्लियर किया था, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल में कांस्टेंट होते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है। तो ये तीनों चीजें कैसी हो गई? कांस्टेंट हो गई ना। तो फिर मैंने बताया था कि जो रेजिस्टिविटी है वो रेसिप्रोकल ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम के रेसिप्रोकल। तो जरा समझे, दो यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने के बीच में एक टाइम गैप है, उस टाइम गैप को एवरेज में ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ। इतनी बात पता है सबको? प्लीज आंसर। दो दो कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, टाइम गैप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और उन सब का एवरेज कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो हमने क्या किया जरा समझो, हमने अपने मेटल को, अपने कंडक्टर को हीट दे दी। अब हीट दे दी तो उस हीट की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे या नहीं करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड से चल रहे हैं अब उससे और ज्यादा स्पीड से चलेंगे, और ज्यादा स्पीड से चलेंगे तो क्या होगा? तो जो टकराने की रेट होगी, टकराने का जो टाइम गैप होगा वो कम हो जाएगा। क्यों? डिस्टेंस तो उतना ही चल रहा है ना? स्पीड बढ़ गई, तो जब स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम हो जाएगा। आया समझ में इतना? ओके, तो जब स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम कम हो जाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया ना, एवरेज टाउ की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब जब टाउ की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अगर ये बढ़ता है तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है, अगर अगर कोई चीज नहीं आए, कोई भी चीज नहीं आए, प्लीज डू नॉट मेक इट, मतलब कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत छोड़ो। आपको चीज पूछनी है पूछो और क्लियर करो, ठीक है। एंड मैंने अपना पूरा काम कर दिया है, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर हर तरीके से दे दिया है, ठीक है। ऋषभ को ऑनलाइन लाओ, ऋषभ। एनी मोर डाउट? कोई और डाउट है? डाउट को लेकर आओ। क्या है?
नहीं बेटा, वो पूरा क्लियर बता दिया था। चलो कोई बात नहीं। एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि इनिशियली, अभी ये कंडक्टर किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये कंडक्टर किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये फ्री हैं टू मूव इन एनी डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि आप इनको कोई भी एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं अलोंग अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। ये जो भी एनर्जी है, ये यानी कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये गेन कर रहे हैं फ्रॉम द सराउंडिंग। और इस सराउंडिंग से तो इनको हीट एनर्जी मिल रही है, इसकी वजह से ये एजिटेट हो रहे हैं, इनको प्रॉब्लम हो रही है और ये अपनी स्टेबल जगह पर नहीं रह रहे हैं, ये इधर उधर मूव करना चाहते हैं क्योंकि इनके पास एनर्जी आ गई है। तो इनको रैंडम मोशन मिलता है, इनके लिए कोई डायरेक्ट डिफाइंड मोशन नहीं है, रैंडमली मूव करते हैं। तो अब होता क्या है कि जब हम इनको कनेक्ट कर देते हैं किसी बैटरी से, तो बैटरी मेक श्योर करती है कि एक हिस्सा पॉजिटिव हो जाए और एक हिस्सा नेगेटिव हो जाए, ठीक है। जो एक हिस्सा पॉजिटिव हो जाता है वो हायर पोटेंशियल के पास वाला होता है, जो एक हिस्सा नेगेटिव हो जाता है वो लोअर पोटेंशियल के पास वाला होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लीज शब्द को सुने, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी कैसी? यूनिफॉर्म। जिसको फीलिंग नहीं आ रही उसके लिए बता देता हूं, ये रही एक सर्कुलर प्लेट पॉजिटिव, ये रही दूसरी सर्कुलर प्लेट नेगेटिव, एंड वायर के बीच में जो गैप है, प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहती है किसी भी पॉइंट पर, दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि प्लेट की बात कर रहे हो, अगर शीट की बात करते हैं तो दोनों तरफ होती है, और कंडक्टिंग मटेरियल इज अ प्लेट। ये बात मैं आपको पढ़ाते वक्त बता चुका हूं कि कंडक्टिंग मटेरियल शब्द आ जाए या प्लेट शब्द आ जाए एक ही बात, और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल शब्द आए या फिर शीट शब्द आए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये रहा कंडक्टिंग मटेरियल। तो ये क्या होंगे? ये अपने रैंडम मोशन को भूल जाएंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि दे विल गेट इन्फ्लुएंस थ्रू एन एक्सटर्नल एजेंसी, उन पर एक एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स काम करवाएगी, और उस फोर्स की वजह से ये जो सिस्टम है ये इधर इधर नहीं चलने, मतलब अपने आप को अलाइन करेगा किसी एक डायरेक्शन में। रैंडम मोशन जो भी था इनका वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन एक लाइन में आ जाएंगे, या फिर यूं कहें जहां है वहीं से स्ट्रेट प्लस की तरफ चलने लगे, ठीक है। और इस तरीके से जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, करंट जो होता है वो उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस चलता है। ऋषभ, मैंने ये बताया था इन माय क्लास। क्या कोई दिक्कत है किसी को? टॉपिक कवर्ड। चलिए, और कोई श्रमी डाउट बोलो अपनी। श्रमी, ऋषभ, डॉक्टर साहब, आर्यन, यस प्लीज। व्हाट विल बी द एग्जांपल्स ऑफ सुपर कंडक्टर? ऐसे मान लो एनी सब्सटेंस एट एनी टेम्परेचर possess zero resistivity,
नहीं आया। There are no such example of superconductors. Being a superconductor is like being a superman. ठीक है, जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है। ठीक है, बच्चे थे तो शक्तिमान देख लिया था, बच्चे थे तो सुपरमैन देख लिया था, लेकिन जब से समझ आई तो ये पता चल गया है कि सुपरमैन जैसी कोई चीज नहीं होती, शक्तिमान जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, these are एक फिक्शन है। इन सिमिलर मैनर अगर आप सुपर कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो सुपर कंडक्टर जैसी कोई चीज नहीं है। अच्छे कंडक्टर होते हैं, अच्छे, बहुत अच्छे, जैसे सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर। फिर उसके बाद आता है कॉपर एंड मैनी मोर। तो भाई इनकी कंडक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है, रेजिस्टिविटी रेट बहुत कम है। ठीक है, अगर आपको शब्द सुनना है सुपर कंडक्टर, तो सुपर कंडक्टर का मतलब ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी कितनी काउंट करो, 0, जिनकी रेजिस्टिविटी काउंट करो 0, ऐसे मटेरियल पाना इम्पॉसिबल। ठीक है, ठीक है। तो एक लेवल होता है, जरा समझे, टेम्परेचर। ठीक है, एक लेवल होता है जिसको हम टेम्परेचर की भाषा में डिफाइन करते हैं कि एट एनी टेम्परेचर अगर कोई सब्सटेंस 0 रेजिस्टिविटी शो करता है तो उसे हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी मटेरियल जो किसी भी टेम्परेचर पर, उसकी मर्जी का किसी भी टेम्परेचर पर, इफ इट पॉजेस 0 रेजिस्टिविटी, अगर वो 0 रेजिस्टिविटी देता है तो वो सुपर कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, और कोई? यस प्लीज। वो वेरी करती है बेटा, लेकिन ऑल एन एवरेज इनको हम इक्वल मानते हैं, है ना। एक मिनट जरा सुन ले सकता, जैसे इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी, हम 3 की बात करेंगे। पहले की वेलोसिटी थी u1 इनिशियली, दूसरे की थी u2 इनिशियली, तीसरे की थी u3 इनिशियली। लेकिन एट द एंड, यानी कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो इन सब के एक्सीलरेशन कैसे पाए गए? कांस्टेंट। और इन सब के एक्सीलरेशन जब कांस्टेंट पाए गए तो फिर जरा इक्वेशन देखो, v बराबर u प्लस के at। ठीक है, तो ये टाइम सबके अलग अलग होंगे, ये वाले टाइम सबके अलग अलग होंगे। तो जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, टाइम अलग अलग है, इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग है, तो फाइनल वेलोसिटी भी समहाउ डिफरेंट होगी। तो जो डिफरेंट वेलोसिटीज हैं, लेकिन ये ऑन एन एवरेज, अगर मैं v1, v2 और v3 की बात करूं तो ये इक्वल नहीं होती, ये ऑलमोस्ट इक्वल होती, मींस अप्रॉक्स में एवरेज हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो इन सब का जब एवरेज लेते हैं तो इन सबको एक कॉमन वेलोसिटी नाम दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऑल एंड एवरेज एक कॉमन वेलोसिटी डिफाइन कर देते हैं, वैसे इंडिविजुअली इन सब की अपनी अपनी वेलोसिटीज होगी। ठीक है, पारंग यादव। ओके ओके ओके। कॉलिजन्स सिर्फ उस वक्त काउंट किए जाते हैं जब रैंडम मोशन हो रहे होते हैं। ठीक है, कॉलिजन्स उस वक्त काउंट होते हैं जब वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। जब रैंडम मोशन करना छोड़ देते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई हो जाता है, तो फिर इनकी हद में देखो, जरा ध्यान से सुन लो, जो जहां है वो वही रुक जाएगा और उसके बाद देखेगा कि प्लस कहां है, तो वहीं से सीधा प्लस की तरफ चलने लगेगा। आया समझ में? अब वो आ रहे थे, अब क्या हुआ, उन्होंने देखा कि प्लस वहां है, तो अब वो वहीं से प्लस की तरफ चलना लगेगा। समझ में आया? तो फिर उनके पास वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम।
उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज में, एवरेज वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नॉट इंडिविजुअल वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और कोई कॉन्सेप्ट, और कोई क्वेश्चन, क्वेरी लाओ बेटा, क्वेरी पूछो, दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसको निकालो, सामने लाओ। रिया, शालू, रिचा, बेटा डाउट क्लास का मतलब होता है यू शुड कैरी योर डाउट्स, यू शुड क्लियर योर डाउट्स। सिर्फ आपको मौज लेनी है। ऋषभ भाई, चैट रीड कर ले। अरे यार इतना टाइम किस पे है? वाओ, सचिन भाई, ओके शालू सर, प्लीज एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड पोलराइजेशन डेंसिटी। ये तो चैप्टर 1 हो गया लड़की। जब मैं पूछ रहा था इतने दिनों से चैप्टर 1 में कोई दिक्कत है, तब कोई कुछ नहीं बोला। चलो, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड पोलराइजेशन डेंसिटी। देखो ध्यान से समझना, चीज को बताना, मतलब कंफर्म करना कि आपको ये बात समझ में आ गई। पहले बात करेंगे पोलराइजेशन डेंसिटी की। पोलराइजेशन डेंसिटी का मतलब है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन P, ठीक है। पोलराइजेशन डेंसिटी को सिंबल P से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फोर्स को F से, करंट को I से, वैसे ही पोलराइजेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से, ठीक है। और पोलराइजेशन डेंसिटी की डेफिनेशन होती है डाइपोल मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। क्या चीज देखनी है या क्या चीज समझनी है उस पर हमें जो चीज समझनी है वो ये है कि आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या असर होगा, तो हमें पता चला कि आप किस कंडीशन में पूछ रहे हैं। यानी कि हम ये पहले क्लियर करना चाहते हैं क्या पूछना चाहते हैं। तो भाई एक प्लेट है, जिस प्लेट का एरिया A है और इस प्लेट के सराउंडिंग में, यानी इस प्लेट के ऊपर आपने प्लस का चार्ज दे रखा है। एक और प्लेट है, मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, उस पर माइनस का चार्ज है। तो ये जो प्लस है ये जो माइनस है, ये क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इस वाले हिस्से को हमने अर्थ कर रखा है। तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गई जिसको आप E नॉट बोलते हैं, E आउट, ठीक है। अब कर क्या रहे हैं, अब आप ये कर रहे हैं कि इसके अंदर इसके बीच में क्या लगा रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक लगा रहे हैं। शब्द सुन लो, क्या लगाया आपने, आपने लगाया डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। अब इस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी EI। तो जरा यहाँ पर एक बार डायग्राम में दोबारा देखते हैं कि ये स्पेस है, ये कितनी जगह है, ये D जगह है। इस D जगह में ये वाली प्लेट प्लस थी, ये वाली प्लेट माइनस थी, ठीक है। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जिसको आप बोल रहे हैं E नॉट। इन्हीं के बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक लगा दी जिसकी थिकनेस P है, वो अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर लेगी जिसको आप बोल रहे हैं EI। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट से इधर जाएगी दैट विल बी कॉल्ड एज E, जो कि हो जाएगा E नॉट माइनस EI।
ई आउट माइनस ई इंड्यूस्ड, ई इन भी बोल सकते हैं इसको, बराबर द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर से जा रही है। हुआ क्या होगा इनमें, इनमें ये हुआ होगा, इनके जो एटम होंगे वो पहले ऐसे रहे होंगे, ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई डाइलेक्ट्रिक में तो फिर इनके एटम इस तरीके से हो गए होंगे, यानी प्लस एक तरफ हो गया होगा और माइनस एक तरफ हो गया होगा। इस फिनोमेना को पोलराइजेशन कहते हैं। प्लीज मुझे यहां तक बताएं कि यहां तक सबको समझ में आ गया कि ये क्या है। ओके बेटा, तो भाई मैं मानकर चलूं कि मेरा चार्ज क्यू है, तो जितना प्लस का चार्ज इधर गया है उतने प्लस माइनस का चार्ज इधर आया होगा। तो इन्होंने जो चार्ज इंड्यूस कर लिया है अपने अंदर, उस चार्ज को मैं क्यू आई लिख कर दे देता हूं, तो ये क्या होगा, ये सारा का सारा, यानी कि बहुत सारा माइनस इधर और ये बहुत सारा प्लस इधर इंड्यूस कर लेंगे। तो फिर इन्होंने जो नेट चार्ज इंड्यूस कर दिया है उसको मैंने बोल दिया है क्यू आई, ठीक है। क्यू आई इज द चार्ज टोटल। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक फुली फिल कर देता हूं यहां से लेके यहां तक पूरे में डाइलेक्ट्रिक लगा दूं, तो फिर मेरा जो डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा, डाइपोल मूवमेंट वो क्या हो जाएगा, स्मॉल p दैट विल बी qi इनटू द गैप ऑफ सेपरेशन। अगर तुम्हें डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन याद हो, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कोई सा भी एक चार्ज इनटू द गैप ऑफ सेपरेशन। जरा फील करो दोबारा से, क्या ये डाइपोल नहीं बना, जितना प्लस का चार्ज है उतना माइनस का चार्ज है, एंड दे हैव अ गैप ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप है, दिख रहा है। ये पोलराइजेशन में डाइपोल बनते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? पोलराइजेशन जब होता है तो डाइपोल बनते हैं। तो फिर इनके बीच का डाइपोल मोमेंट भी होगा, इनके बीच का डाइपोल मोमेंट मान लो p है, और p किसको डिफाइन करेगा, इनके चार्ज का इनके बीच के गैप b से प्रोडक्ट। यस, ओके, समझ नहीं आया कौन, सुमित, सुमित है, ऋषभ है, सौरभ, ओके सौरभ। सौरभ दोबारा देखो एक बार, है ना, फील करना और मुझे यहीं से रोक देना कि ये चीज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपको कुछ बेसिक समझ में नहीं आया इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा। वापस से आपके ये दो प्लेट्स है, एक प्लस प्लेट है एक माइनस प्लेट है, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको आप ई नॉट से लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सौरभ रिप्लाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों प्लेट के बीच में जो जितना भी गैप है इस पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दिया। डाइलेक्ट्रिक ने चार्ज इंड्यूस कर लिए, इस तरफ बहुत सारा माइनस, इस तरफ बहुत सारा प्लस, क्योंकि ये प्लेट प्लस थी तो प्लस के पास माइनस आएगा और माइनस के पास प्लस आएगा। इनके बीच का जो गैप है वो डी है। तो मैंने एक जनरल वैल्यू मान ली कि जो चार्ज मेरा डेवलप हुआ है, जो मेरा चार्ज इंड्यूस हुआ है, उस चार्ज को मैं लिखूंगा क्यू आई, चार्ज इंड्यूस। हाँ, इंड्यूस चार्ज को क्यू आई लिख रहा हूं, ठीक है। अब क्योंकि ये बहुत सारा माइनस है, ये बहुत सारा प्लस है, तो डाइपोल मूवमेंट हो गया माइनस से प्लस, है ना। तो डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन है, डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, कोई सा भी एक चार्ज ले लो और उनके बीच गैप कितना है वो बता दो, तो चार्ज कितना है, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज कितना है, क्यू आई। बिल्कुल कंडक्टिंग ले सकते हैं, तो कंडक्टिंग की वजह से तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनसाइड में रिड्यूस हो जाती है जीरो के लिए, क्योंकि जितना प्लस का चार्ज हमारे पास प्लेट पर होता है उतना ही माइनस चार्ज वो क्या कर लेती है,
डेवलप करा देती है अपनी सरफेस पर, तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाती है। तो कंडक्टिंग का तो केस ही नहीं पड़ रहे। हमारा जो टॉपिक है वो है पोलराइजेशन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, चालू ने पूछा है सर पोलराइजेशन डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, तो मैं आपको पोलराइजेशन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का मतलब बताऊंगा। और ये दोनों चीजें सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक में होती हैं। ये डाइलेक्ट्रिक के लिए पढ़ते हैं, कंडक्टिंग के लिए नहीं पढ़ते, क्योंकि कंडक्टिंग में होती ही नहीं है। आ गया समझ में? ओके, तो वापस आ जाते हैं। तो फिर ये क्या है? ये डाइपोल मूवमेंट टोटल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। कुछ कहना है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डाइपोल मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो पोलराइजेशन डेंसिटी होती है वो क्या कहलाती है? कितना डाइपोल मूवमेंट हुआ, भाई कितने एटम है n, और एक का डाइपोल मूवमेंट कितना है p, तो टोटल डाइपोल मूवमेंट कितना हो गया? n टाइम्स ऑफ p पर यूनिट वॉल्यूम। दैट इज डाइपोल मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज पोलराइजेशन डेंसिटी। ये डेफिनेशन है इसकी। क्या समझ में आ गई? इस डेफिनेशन में आपको दिमाग नहीं मारना है, क्योंकि ये कंडीशन है। ये आपको आपने देखा कि पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है, तो आपने बताया कि एक सिस्टम ने, एक डाइलेक्ट्रिक ने कितना डाइपोल मूवमेंट डेवलप किया पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, हमने माना कि हमारे पास n एटम थे, कैपिटल n एटम थे, टोटल नंबर ऑफ एटम कैपिटल n थे। एक एटम का डाइपोल मूवमेंट स्मॉल p था और टोटल वॉल्यूम है v। तो डाइपोल मूवमेंट टोटल अपॉन वॉल्यूम टोटल का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन डेंसिटी। डेंसिटी वर्ड आता है तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, या तो अपॉन में लेंथ होगी, या अपॉन में a होगा, या अपॉन में v होगा, l a या v, क्योंकि पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम ही बात होती है डेंसिटी की। क्या मैंने कुछ समझा पाया? तो जरा माहौल को दोबारा से बना ले और चीज में बिल्कुल मतलब कंफर्म हो जाए कि आपने क्या चीज सीखी है। आप जो चीज सीख रहे हैं वो ये है, पोलराइजेशन डेंसिटी का मतलब है डाइपोल मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, उसका सिंबल होता है कैपिटल बी। तो मैंने क्या किया, मैंने टोटल नंबर ऑफ एटम पता किए, एक डायरेक्टर के पास कितने एटम है मुझे पता नहीं, मैंने बोला कैपिटल एन। एक एटम का डाइपोल मोमेंट कितना है? p, तो टोटल डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ p अपॉन वॉल्यूम कितना है? v। ठीक है, फिर ये एक नोटेशन है पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, अब मैं दूसरी नोटेशन बताता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि मेरा जो टोटल चार्ज इंड्यूस हुआ ऑल ऑफ टुगेदर, वो मैंने कितना मान लिया? qi। और इन दोनों के बीच का गैप कितना था? d। तो टोटल डाइपोल मोमेंट विल बी p, एंड p बराबर qi into d। क्या ये n टाइम्स ऑफ p के बराबर नहीं हो सकता qi into d? पता है क्या है? कंफर्म है? क्यों? क्योंकि आप यही तो पढ़ रहे हैं, टोटल डाइपोल मोमेंट। तो इसका डाइपोल मोमेंट आपने p बोला है और टोटल एटम बोल रखे हैं n, तो टोटल डाइपोल मोमेंट हो गया n टाइम्स ऑफ p। और जो कि आपने बताया कि टोटल चार्ज इंड्यूस हुआ qi और गैप था इनके बीच में d, तो फिर इनका टोटल डाइपोल मोमेंट हो जाएगा qi टाइम्स ऑफ d। ठीक है, अब पूछो किसी को कोई डाउट हो तो। नो डाउट, आगे बढ़ रहा हूं मैं। पोलराइजेशन डेंसिटी, polarization density is defined itself as the total dipole moment developed per unit volume। प्लेट एरिया कितना था? a, गैप कितना था? d, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? a into d। d से d खर्च हो गया,
क्यू आई अपॉन ए आ गया, क्यू आई अपॉन ए चार्ज पर यूनिट एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मैं पोलराइजेशन डेंसिटी पी को सिग्मा आई या फिर सिग्मा पी लिख रहा हूं, सिग्मा आई या फिर सिग्मा पी लिख रहा हूं, क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये इंड्यूस्ड हुई है या फिर ये पोलराइज हुई है और उसी चार्ज की डेंसिटी हो जाती है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी कैन बी डिफाइंड इटसेल्फ एज द डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड बाय यूनिट वॉल्यूम या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी qi, that is due to induced induction, yet due to that is due to polarization। तो आप दोनों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं। समझ में आया या नहीं? बेटा ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसकी छोटी मोटी भी डाउट हो, प्लीज गेट इट क्लियर, क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूं, अभी मेरे पास चीज है, मैं उसको बेटर एक्सप्लेन कर सकता हूं। आगे चलकर मैं बेटर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मैंने यूनिट 2 की डाउट के लिए सेशन रखा था, अब ये यूनिट 1 पे चल रहा है, ठीक है? और ये यूनिट 1 का डाउट आपको पहले ही मुझे मैसेज करना चाहिए था कि सर मुझे कुछ डाउट है, मेरे ये डाउट क्लियर कर दो। मैं उस चीज को पहले ही क्लियर करता जब यूनिट 1 कर रहे थे। तो क्या इतने टर्म में किसी को कोई दिक्कत? यस प्लीज गो अहेड। हाँ बेटा, शीट होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ जाती। नहीं 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 नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होता, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होते। सिग्मा पर कोई चेंजेस नहीं आता, वो चेंज आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। वापस वापस। हाँ बिल्कुल सही, ई नॉट माइनस ई आई नहीं होता अगर शीट होती तो। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल टर्म्स या फिर थोड़ा सा विजुअलाइजेशन पावर अच्छी करो, स्ट्रॉन्ग करो, चीज को देखते हुए पढ़ो कि ये चीज दिख रही है मुझे, तब मजा आता है। चलो, तो मैं इतने पर लेकर चल रहा हूं और इसके आगे बढ़ा रहा हूं। तो ये रही P and polarization density defined itself as the surface charge density due to induction या फिर surface charge density due to polarization। ठीक है, जिसके लिए आपने कुछ टर्म्स यूज करे। एक तो ये डेफिनेशन है P बराबर n टाइम्स ऑफ P अपॉन V, और एक आपने ये टर्म यूज करा कि टोटल डाइपोल मोमेंट कितना होता है, ये डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, ये चीजें समझने में मेहनत लगती है, चीज को क्लियर करना पड़ता है। तो टोटल डाइपोल मोमेंट ये रहा, पोलराइजेशन डेंसिटी ये रही। प्लीज आपको एक बात और अवेयर कर दूं कि यहाँ पर P के दो सिंबल है। ठीक है, P के दो सिंबल है, एक P है डाइपोल मोमेंट के लिए, एक P है पोलराइजेशन डेंसिटी के लिए। तो आप कंफ्यूज ना हो, कैपिटल P इज फॉर पोलराइजेशन डेंसिटी, स्मॉल p फॉर डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इस तरीके से अपने आप में क्लियर है। तो आगे बढ़ जाते हैं, सिग्मा ए सिग्मा बी तक हमारी नोटेशन हो गई। अब क्या करना है मुझे, मेरा पोलराइजेशन डेंसिटी का काम पूरा हो गया। अब पोलराइजेशन डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, ये भी देख लो। ये तो आपने डेफिनेशन पढ़ी है, ये आपने नोटेशन देख ली है कि क्या हो गई। अब किस पर डिपेंड करती है, तो पता चला कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी है वो डिपेंड करती है रिड्यूस्ड वैल्यू पर। किस पर डिपेंड करती है? रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E। रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो फिर जरा E की नोटेशन देखें कि पोलराइजेशन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी प्रोपोर्शन हटता है तो किस पे आता है, यानी कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहां पर तो हद है, यहां पर दो चीजें आती हैं कांस्टेंट में, एक आता है चाय E, और एक आती है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को आप सब जानते हैं प्रीवियसली, E is a reduced value of electric field
एंड chi इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। chi कौन होती है? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, एक नया टर्म, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। सुन रहे हो, देख रहे हो? तो पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल्स टू chi e एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ e। तो ये हमने अपने आप में डिफाइन कर दिया। अब करना क्या है कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है भाई? सिग्मा पे डिपेंड करती है पोलराइजेशन डेंसिटी को। तो फिर हमने इन नोटेशंस को आपस में इक्वल करके लिख लिया। अब देखो नोटेशन आपस में इक्वल कैसे हो रही है, देखना ध्यान से। मैं इस डायग्राम को बता दूं बीच में। इस नोटेशन का यूज ले रहा हूं मैं। ये E है रिड्यूस्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू E नॉट अप्लाइड E इंड्यूस्ड। E इंड्यूस हो जाएगी सिग्मा I अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ क्या नहीं? कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो भाई। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हुई? जितना चार्ज आपने इंड्यूस किया तो सिग्मा I अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। और सिग्मा I की वैल्यू पोलराइजेशन डेंसिटी के बराबर, और जो पोलराइजेशन डेंसिटी है वो chi e एप्सिलॉन नॉट E के बराबर है। तो सिग्मा I should equal to P should equal to chi e एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है। इनको मैं यहां पर प्लेस करता हूं। जब मैंने इनको यहां पर प्लेस किया तो जरा चेक करिए E कौन है? E इज कैपिटल E, E नॉट इज कैपिटल E नॉट माइनस सिग्मा I की जगह पर क्या लिखने वाला हूं? chi e एप्सिलॉन नॉट E अपॉन एप्सिलॉन। देख लो कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे क्लियर बता दो कि नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज बेटा सब लोग ध्यान से देखें, समझें, बताएं जल्दी से समझ में आया। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, मेरी रोटेशन होगी देखो ये E शुड इक्वल टू E नॉट माइनस chi e और E। ये E वाला टर्म इधर ले आ रहा है तो हमारी रोटेशन क्या रही है? E कॉमन 1 प्लस के chi e, ठीक है, इज इक्वल्स टू E नॉट। क्या दिखाई दे रहा है ऊपर? बिल्कुल सही है, दिखाई दे। ओके, अब ये वाला E मैं इसके नीचे ले आया। E नॉट अपॉन E इज K डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो 1 प्लस के chi इज इक्वल्स टू K। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन होता है। तो आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है इज अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस थिंग, इज अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस थिंग। क्यों? क्योंकि ना तो डायमेंशन या यूनिट इसकी होती है, तो ना डायमेंशन यूनिट इसकी होगी और ना ही डायमेंशन यूनिट इसकी होगी। तो मैं कर सकता हूं कि दैट chi e is equals to k minus 1। तो अगर आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है तो आप सिंपल से शब्दों में याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी डिफाइन इटसेल्फ एज 1 लेस देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है तो मैं बता दूं, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो भी वैल्यू हो उससे एक कम। अगर मेरे किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 8080 तो 79 क्या है? ससेप्टिबिलिटी। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 101 तो ससेप्टिबिलिटी कितनी है उसकी? 100। एक कम होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, तो K-1 इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, शब्द लिख देता हूं, आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक
ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। कुछ बहुत ही बड़े कलाकार हैं, वो ससेप्टिबिलिटी को सस्पेक्टिबिलिटी कह देते हैं, ठीक है। सस्पेक्ट, सस्पेक्ट होता है डाउटफुल, ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ससेप्टिबिलिटी, SUSCEPTIBILITY, ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर। Shalu, this was your doubt. The topic was polarization density, ठीक है, and electric susceptibility. I previously cleared polarization density, then I cleared electrical susceptibility. अब आपको मैं बता दूं कि आपने कितने कितने टर्म्स पढ़े। जिसको भी देखना हो ये वीडियो दोबारा से देख लेना, ठीक है। और मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं आपको इन सब में जितने भी टर्म्स यूज हुए थे उन सब से मिलवाता हूं। सबसे पहले क्या यूज हुआ, दो प्लेट ली, इन दोनों प्लेट को चार्ज किया, मींस कैपेसिटर टाइप बनाया, तो ये प्लेट पॉजिटिव हो गई, न्यूट्रल प्लेट रखी, इंडक्शन रखा, अर्थिंग की, और ये नेगेटिव हो गई। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई जिसकी रोटेशन है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने बोला है ई नॉट, ई ओ, ई आउट, ई अप्लाइड। कोई दिक्कत? देन आपने पूरे में डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, पूरे में डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, चार्ज इंड्यूस हुए, डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ, पोलराइजेशन हुआ, तो इनमें ये काम हुआ। इस पूरे एट दिस एंड एंड एट दिस एंड ऑफ द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल यानी ऑन डाइलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस हुआ QI, ठीक है। टोटल चार्ज मैंने मान लिया कितना है QI, मुझे नहीं पता कितने हैं, इसलिए मैंने टोटल चार्ज QI मान लिया, ठीक है, इंड्यूस। तो QI चार्ज इंड्यूस हुआ, इनके बीच का गैप d था, तो डाइपोल मोमेंट हो गया QI * d। अब हुआ क्या, हमें टर्म पढ़ना है पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी को हम दो तीन तरीकों से पढ़ते हैं या फिर हमें उन तरीकों से जानना पड़ता है उसे। तो पोलराइजेशन डेंसिटी की प्रॉपर जो डेफिनेशन है लिखने वाली, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है, तो आप बताएंगे इट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। पूरी वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ ये बताना ही पोलराइजेशन डेंसिटी होती है, ठीक है। आपसे ये पूछे कि पोलराइजेशन डेंसिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, शब्द सुन लेना। पहले डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन बता दी। अब रिप्रेजेंट किसको करती है, भाई ये रिप्रेजेंट करती है इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी को, सिग्मा को, ठीक है। P इज इक्वल्स टू सिग्मा, और ये कौन सा है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी Q सिग्मा I, क्योंकि QI है ना। या फिर इसको एक और नाम दे सकते हैं पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी, पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा P भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा I सिग्मा P शुड इक्वल टू P, ठीक है, ये डिपेंडेंसी है। फिर किस पर, यानी कि किसको रिप्रेजेंट करती है, अब बात आती है डिपेंडेंसी की, किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E पर। तो इसके लिए P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और ये इकलौती चीज है जहां पर दो कांस्टेंट एक साथ दिखाई दिए, एक था चाई नेम्ड एज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, और दूसरा है एप्सिलॉन नॉट, दैट इज परमिटिविटी ऑफ स्पेस। क्लियर? सो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन सेट किया हमने, उनको रीअरेंज करके हमारे पास इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन है। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती, सिमिलर मैनर में इसकी भी डायमेंशन नहीं होती। अगर आपको याद हो 11th क्लास, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या सिखाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें सिखाता है कि आपके पास जो भी टर्म है, ठीक है, एलएचएस आरएचएस में सेम डायमेंशन मेंटेन करने चाहिए। आई होप कि यू गॉट माय पॉइंट। ओके एवरीवन, सो दिस इज इट फॉर टुडे। वी हैव 3 more queries. शालू बेटा, रिप्लाई यस सर और नो सर। आ गया समझ में? मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की।
ओके एवरीवन, और अगर कोई डाउट है तो कब? मॉर्निंग में मैं भी फ्री होता हूँ, नेटवर्क भी फ्री होते हैं, और दिन भर तो फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो हाँ, हाँ, वही तो बात है, शाम तक डाटा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि दिस मीडियम इज ओके, ये क्लास क्लियर है। अच्छा, तो मतलब इंस्टा से भी अच्छी है। ओके, चलिए अच्छी बात है, और बढ़िया। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम। बाय।